नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट श्री रामविलास पासवान जी की बायोग्राफी के बारे में। रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इनका देहांत हुआ है। इनके देहांत की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक, उसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बहुत सारी वजहें हैं। और काफ़ी इनका जो हेल्थ था वो बहुत डाउन चल रही थी, और ऐसा इनके सुपुत्र चिराग पासवान ने भी पुष्टि की थी मीडिया में पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में। तो पिछले 1 साल से इनकी हेल्थ में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, जिसके चलते अब 8 अक्टूबर 2020 को हाल ही में इनका देहांत हुआ है। इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में। रामविलास पासवान बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और अभी फ़िलहाल एनडीए गवर्नमेंट में भारत के कंज्यूमर अफेयर्स और फूड मिनिस्टर भी थे, यूनियन मिनिस्टर थे जब इनका देहांत हुआ। ऑफिस संभाल रहे थे, कार्यभार संभाल रहे थे। है बिहार में, अगर आपको मालूम हो तो अच्छी पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। हालांकि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बिहार में इस पार्टी का अब नहीं है, लेकिन सीट्स अभी भी इनकी वहाँ पर आती हैं, और इनका जो है लोकसभा में भी मेंबरशिप रहती है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोकसभा के मेंबर हैं उसी पार्टी के थ्रू। तो अच्छी पार्टी है, एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, जिसका फाउंडर रामविलास पासवान जी थे। क्या इनका पॉलिटिकल करियर था? और देखिए, इनके बारे में एक बात हम आपको बताते चलें कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन रामविलास पासवान वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस एवर रहे हैं इंडिया के। भारत में देखिए, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे। हाँ, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गिनती फिंगर्स पर है, काउंटेबल हैं वो। जबकि डेमोक्रेसी में या एक अच्छे देश के लिए ये बहुत अच्छे साइंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी रामविलास पासवान उन्हीं एजुकेटेड पॉलिटिशियंस में से एक थे। ये यूँ कहिए, इनका नाम क्योंकि अमर रहेगा, आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में, तो हैं भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ, धीरे धीरे इनके बारे में तमाम बातें जानेंगे, इनके जीवन के पन्नों को हम पलटते चलेंगे। तो 5 जुलाई 1946 में, यानी कि 5 जुलाई 1946 में इनका जन्म हुआ था। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 74 साल 74 ईयर्स के थे जब इन्होंने अपने देह को त्यागा दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में। तो 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ बिहार के खागागरी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जुनिया के पास, उसमें इनका जो है जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जामुन पासवान और माताजी का नाम सिया देवी था। पढ़ाई में बचपन से ही अच्छे थे, पटना यूनिवर्सिटी में उसके बाद अब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी कंप्लीट किया। कोसी कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का एक कोसी कॉलेज था, वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। कोई बाहर नहीं गए, एक नॉर्मल सामान्य से परिवार से आते थे, तो वहीं पर रह कर के पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। देखिए, जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, कई बार तो ये भी कहा जाता है कि यूपीएससी के बाद अगर इंडिया में कोई एग्ज़ाम है तो वो पीसीएस का होता है, स्टेट पीसीएस, स्टेट यूपीएससी, इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं यूपीएससी के थ्रू, आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और बिहार पीसीएस के थ्रू आप बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे। इसी तरीके से रामविलास पासवान ने बिहार पीसीएस क्लियर कर लिया था, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर कर लिया था। बहुत अच्छी लेवल का एग्ज़ाम है अपने आप में। और डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट इनको मिल गई थी। एक अच्छा खासा ऑरा था इनका अगर ये पोस्ट ज्वाइन करते तो। जी हाँ, इन्होंने ये नौकरी ज्वाइन नहीं करी थी। इनके जुनून को अपने आप में ये वाक़या, ये घटनाक्रम अपने आप में दर्शाता है कि कितने जुनूनी थे। इन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन उसके बाद ये पॉलिटिक्स में चले गए 1969 में। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि 1969 में, देखिए अभी इन्होंने बिहार पीसीएस क्लियर कर लिया है, बिहार के डीएसपी बन गए हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इन्होंने डिसाइड किया, और 1969 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से ये चुन करके आए, एमएलए बने। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा और फिर एमएलए बन गए, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिहार विधानसभा में बैठे पटना में। लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैं एक लॉजिकल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ूंगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। देखिए 1946 में इनका जन्म हुआ,
तो और 1969 में ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। अब दो सवाल हैं आपके सामने। पहला तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ये बताना है कि देश की विधानसभा में चुने जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है। आप ये लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका आंसर सही है, आप जानते हैं कि मिनिमम एज कितनी होती है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा अगर आप इस बायोग्राफी को सही से सुन रहे हैं तो। उस डाउट का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो आपको जाके कमेंट बॉक्स में वो लिखना है और फिर उस डाउट का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप उस डाउट का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, यानी कि आप मेरे को मिनिमम एज ठीक बताते हैं, उसके बाद अगर आप डाउट का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, तो फिर आपके लिए हमने कैश प्राइज़ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कौन सा डाउट है, जिस डाउट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा वो क्वेश्चन निकलेगा इस बायोग्राफी से, और इसी एरिया में पिछले 1 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो उसका अगर आप जवाब मेरे को सही देते हैं तो फिर आपको कैश प्राइज़ दिया जाएगा। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 1969 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ये आए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू चुन के हाजीपुर से लड़के आए। अब अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते होंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो फिर आप 1974 के स्टूडेंट आंदोलन, छात्र आंदोलन के बारे में जानते होंगे, और जानते होंगे इंदिरा गांधी की सरकार की इमरजेंसी के बारे में। कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 1975 में आपको इतना तो पता होगा कि इमरजेंसी लगी थी देश में, आपातकालीन घोषित कर दिया था इंदिरा गांधी ने। उसको घोषित करने में बहुत बड़ा रोल था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का। आंदोलन क्या था उसकी भी चिंता मत कीजिए, एक वीडियो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप तक वीडियोस हमारे पहुँचे और नॉलेज जितनी भी ज़रूरी है जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो हम आपको देते चलेंगे। खैर, तो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चला रखा था बिहार में, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। अब 1974 में वो आंदोलन चल रहा है और 1969 में रामविलास पासवान ऑलरेडी लेजिस्लेचर में आ चुके हैं। तो अब बिहार में जब वो आंदोलन चला तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी परेशान थी, और वैसे भी वहाँ पे वो राजनारायण से केस हार गई थी। तो ये सारी हरकतों को देखते हुए उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाई तो रामविलास पासवान को जो है अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अब उस टाइम पे तो इमरजेंसी में मीसा एक्ट के थ्रू सबको ही अरेस्ट किया जा रहा था। तो रामविलास पासवान को भी अरेस्ट कर लिया गया, और 2 साल बाद जब जेल से निकले 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपको पता है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी सरकार को इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वहाँ से ये मेंबर ऑफ आपके पार्लियामेंट भी बन गए। तो काफ़ी अच्छा इनका सफ़र रहा यहाँ तक। तो अब सब कुछ होता जा रहा है धीरे धीरे, यहाँ से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर नेशनल फ्रंट की सरकार जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1989 में, तो फिर से रामविलास पासवान फिर से उनकी पार्टी में गए, उन्होंने उनके साथ अलायंस की रखा और जाकर के वहाँ पर भी मिनिस्टर बने। फिर धीरे धीरे और बढ़ते रहे। फिर एनडीए की सरकार आई जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो रामविलास पासवान ने जाकर के फिर से जो है उनकी सरकार के साथ अपना गठबंधन सा किया, उनकी सरकार में शामिल हुए, और फिर जाकर के इन्होंने उन मिनिस्टर की पोस्ट दी गई इनको। और फिर 2000 में तो इन्होंने एलजेपी की स्थापना कर दी थी, लोक जनशक्ति पार्टी की। एलजेपी की स्थापना करी और एनडीए से अलायंस रखा, और अलायंस करने के बाद फिर से ये सरकार में आ गए। तो सरकार से, सत्ता से ज़्यादा दूर रहे नहीं। तो पॉलिटिकली देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। इनको पता था कि मुझे क्या करना है, कब कौन सा डिसीजन किस समय पर लेना है, जो कि बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी पॉलिटिशियन की। खैर, तो 2002 में ये जब तक पार्टी रही सत्ता में, तब तक इन्होंने जो है इस कार्यभार संभाला। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा पीछे हटने लगे, एलजेपी को थोड़ा सा इन्होंने साइड किया, लेकिन एलजेपी अलायंस में अभी भी थी एनडीए के साथ। और फिर 2014 में जब फिर से एनडीए आई, तो फिर से इनको कार्यभार संभालने के लिए दिया गया, फिर से यूनियन मिनिस्टर बने। और अब 2019 में यूनियन मिनिस्टर तो थे ही जब ये इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर थे भारत के। तो अब इनके सुपुत्र जो हैं चिराग पासवान, उन्होंने अब एलजेपी की कमान संभाल रखी है। पिछले कुछ टाइम से उन्होंने एलजेपी की कमान संभाल रखी है, ऐसा नहीं है। तो अब पार्टी का भविष्य आगे क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, जिनका देहांत हुआ है रामविलास पासवान का, इनका पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर करके लिखा कि पिताजी मैं आपको सदैव मिस करूँगा, और आपकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा मेरे काम आएगी हमेशा से। तो तमाम बातें मैंने आपको इस बायोग्राफी में बताई रामविलास पासवान के बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग देखिए इनका कैरेक्टर था।
और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस डाउट और जिस सवाल को मैंने आपके सामने रखा है, अगर आप उसके जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जा कर के सही देते हैं तो फिर आपके लिए कैश प्राइज़ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जाइए कमेंट बॉक्स में जा कर के जवाब दीजिए और आप पैसे जीत सकते हैं।